ही वेंट होम। इस सेंटेंस में होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप बोल रहे हो कि नाउन है तो आप गलत हैं। कंप्यूटर जी, हमको स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड्रा इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखेंगे बेसिक टू हाई। थैंक यू सो मच आप लोग का जो सपोर्ट दिख रहा है। आज ये मेरी पहली क्लास है और आज से ये महायुद्ध शुरू हो गया है। तो मैंने एक नई इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। पिछली वाली मुझे पता है कि थोड़ी बोरिंग थी और लेंदी भी थी, तो इस बार की मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट करके उसको बनाई है, तो उसको ज़रूर देखें आप लोग, क्योंकि एक स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आपका टीचर आपको प्रोवाइड क्या करना चाहता है, मैं क्या अलग चीज़ें आपको देने वाला हूँ, और टीचरों की अपेक्षा वो कैसे पता चलेगा जब आप थोड़ा टाइम मुझे दोगे। तो आज तो क्लास की वीडियो है, तो आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे, तो क्लास की ही बातें होंगी। ये ज़रूर रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप लोग पता कर पाएंगे कि मेरी क्लासेस कब कब चला करेंगी, कैसे चलेंगी और क्या क्या कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो गो एंड चेक द इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और वेलकम स्टूडेंट्स, ये हम लोग के चैनल का लोगो है। प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। क्लास हम लोग की शुरू होने वाली है आज से, और आज का टॉपिक है हम लोग का नाउन। लेकिन नाउन से शुरुआत नहीं होगी हम लोग की। मोस्टली टीचर यही करते हैं, आते हैं नाउन पढ़ाते हैं, 2-3 दिन में ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे हर चीज़ बहुत डीप से पढ़ने वाले हैं। डीप से पढ़ने वाले हैं तो नाउन से पहले भी तो कुछ होगा ना। एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नाउन तो आखिरी डिब्बा है, उसके पहले कुछ ट्रेन के और डिब्बे भी बचे हुए हैं, उनको भी जाना ज़रूरी है। ओके, तो शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। मेरी यही कोशिश है, कुछ चीज़ें आपको इसमें मालूम भी होंगी, कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, तो ज़रूर देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना। इंग्लिश होती क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए इंग्लिश के लिए, क्योंकि मोस्टली जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो होगा एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो एग्ज़ाम में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, वो 2 तरीके का अप्रोच होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये नई चीज़ें क्या बता रहे हैं सर, बताते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच में मैंने ये सामने लिखा हुआ है कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब आप क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनर ने जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चलिए, केवल आप अपना दिमाग उसमें मत लगाइए। जैसे एग्जामिनर ने एक लेटर दिया लिखने को आपको, और उसमें उसने बता दिया कि ये डिटेल्स डालनी है अपने तरफ से, यही लिखना है। और आपको लग रहा है हमारा पर्सनल एड्रेस भी तो बहुत अच्छा है, हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर भी तो बहुत अच्छा है, अपना ही रोल नंबर डाल देते हैं, अपना ही नाम डाल देते हैं। तो ये सब आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलेगा वहाँ पे। और बड़े बड़े एग्जाम्स में जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो लेटर्स वगैरह लिखने के लिए आते हैं, उनमें जब ये बातें बहुत डिटेल में बताई जाती हैं, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ये चीज़ें भर के आते हैं और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसमें 1-2 नंबर नहीं करते हैं, पूरा लेटर ही काट दिया जाता है। तो आगे आप लोगों को ये खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए मैंने शुरुआत ही यहीं से की है कि एक्चुअल में आप लोग भी स्टूडेंट्स ही हैं, आप लोग भी फ्यूचर में जाके किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बताता नहीं है कोई टीचर, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो मैंने यहीं से शुरुआत की। हम लोग को अप्रोच रखनी है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब जो फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन होगी और व्हाट डिटेल्स एग्जामिनर गिवन है, जो एग्जामिनर ने दिया हुआ है उस डिटेल के हिसाब से हम लोग को एक्ट करना है, ना कि अपने पर्सनल। ठीक है, और इसका यूज अभी आगे भी बहुत कई जगहों पे आएगा, जहाँ पे आप लोग के दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे मैं ये लॉजिक अप्लाई करूँगा। तो आपको इसकी
वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब इंग्लिश होती क्या है? तो इंग्लिश तो पहली बात तो एक लैंग्वेज है। दूसरी बात, जब हम कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कुछ भी बोलते हैं तो वो उसमें से एक साउंड निकलती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो कुछ साउंड निकल रही है। इन साउंड से ही हर लैंग्वेज बनती है। तो इंग्लिश की अलग साउंड्स है, हिंदी की अलग साउंड्स है, अलग लैंग्वेजों की अलग साउंड्स है। तो वो साउंड्स जो होती हैं वो टोटल 44 टाइप्स की होती हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो लोग ये तो सर हमको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 26 हम लोगों ने कुछ सुना हुआ है। तो वो जो 26 आप लोगों ने सुना है वो साउंड्स नहीं, वो लेटर्स हैं, वो अभी आगे आएंगे। अभी इतना जानिए कि वो 44 साउंड्स होते हैं। और यही 44 साउंड्स दो साउंड्स में बांटे गए हैं। पहले है वोवेल साउंड्स और दूसरे हैं कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें से 20 हैं वोवेल साउंड्स और 24 हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवेल साउंड्स क्या होते हैं? तो अभी जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं उनमें हमारे बॉडी पार्ट्स के कई अंग पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट मतलब कई अंग लगते हैं। जैसे बोलते हैं तो लिप, टिथ, टंग, इन सभी के सहारे से कुछ वर्ड्स निकलते हैं। तो उसी तरह हम लोगों को ये वोकल कोड दिया गया है। ये जो एक यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं वोकल कोड। यहाँ के सहारे से जो वर्ड्स निकलते हैं उनको वोवेल साउंड्स दिया गया है और उसके अलावा जो भी साउंड्स हैं उनको कॉन्सोनेंट साउंड दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज देख लिया हमने, साउंड्स देख लिया। अब साउंड, इन्हीं साउंड्स को यूज किया है स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि पहले भाषाएं बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। तो जब बोली जाने लगी तो उनको कुछ लैंग्वेज में कैटेगराइज किया गया है, जैसे लेजी साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स, शॉर्ट साउंड्स। अब लेजी साउंड्स क्या होता है? तो लेजी साउंड्स में कुछ एग्जांपल लिखे मैंने। अबट, एग। अब इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है अबट बोलने में कि हम लोग अबाउट में आ को साइलेंट ही कर दे रहे हैं, या जैसा लिखा हुआ है लेजी साउंड तो हम उसको बोलने में आलस कर जा रहे हैं। अबट, टुडे, एग। अब एग में ऐसा लग रहा है ये बोल ही नहीं रहे हैं, केवल जी बोले एग। तो जहाँ पे कुछ वर्ड्स को साइलेंट किया जाता है वहाँ पे लेजी साउंड का यूज किया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है लॉन्ग साउंड्स, लीप, स्लीप, डीप, बीच। सुन के समझ में आ रहा होगा आप लोगों की इनको थोड़ा बोलने में खींचना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है, तो ये लॉन्ग साउंड्स हो गए। इसी तरह शॉर्ट साउंड्स होते हैं, सिट, बिच, किट, लिप। तो ये हो गए शॉर्ट साउंड्स। अब इनका यूज क्या होता है? इनका यूज होता है प्रोनाउंसिएट करने में वर्ड को, क्योंकि जब जैसे आप ये बीच बोल रहे हो और बीच बोल रहे हो तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि एक को लंबा खींचना पड़ रहा है, एक बीच का मतलब कुतिया होता है, और एक बीच का मतलब समुद्र के किनारे पर अगर बीच होता है। तो अब अगर आप बीच बोल दोगे तो कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। आई एम गोइंग ऑन द बीच, अब आई एम गोइंग इन द बीच। समझ रहे हो आप लोग? तो वर्ड्स का, साउंड्स का बहुत ही यूज होता है। आपको डिफरेंस समझ में आया कि इस वजह से ये साउंड्स अलग अलग किए गए ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें अलग अलग वर्ड को। ठीक है, अब आते हैं लेटर्स पे। इन्हीं साउंड्स को रिटन फॉर्म दिया गया लेटर्स। जब इन्हीं साउंड्स को रिटन फॉर्म में लिखा गया तो उनको लिखा गया है लेटर्स में। और उससे पहले मैं ये आपको ये साउंड्स का चार्ट एक होता है, IPA चार्ट जिसको बोलते हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। दिस इज़ द चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट। इसमें ये देखिए 44 तरीके के हैं टोटल साउंड्स। इसमें से 20 वोवेल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। देखने में बड़े अजीब लग रहे होंगे, समझ भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन साउंड्स का एक्चुअली इसी तरीके के होते हैं। ठीक, तो ये उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चार्ट आप लोग देख लीजिए कि साउंड्स इस तरीके के होते हैं। हाँ, अब आते हैं लेटर्स पे। तो लेटर
अब आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा जान पहचान की चीज़ है ये लेटर्स। लेटर्स होते हैं 26 तरीके के, जो आप लोग कब से 26 सोच रहे होंगे ना दिमाग में कि ये 44 क्या होते हैं 26, तो उन्हीं साउंड्स को फॉर्म दिया गया रिटन फॉर्म में, उनको ही कहा गया लेटर्स। अब आप लोग कहोगे सर 44 साउंड होते हैं 26 ही लेटर्स कैसे बचे, तो बताते हैं। जैसे हम लोगों ने ये बीच वर्ड पढ़ा, स्लीप वर्ड पढ़ा, वर्ड्स पढ़ा, साउंड्स पढ़े, तो इनमें हम लोग BEACH, बीच में जो EA का साउंड आया तो इसको अलग से साउंड नहीं दिया गया है, E और A से ही काम चला लिया गया। तो इस तरह से कुछ साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स ऐसे थे जिनके लिए अलग से लेटर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो जो बने हुए थे लेटर्स उनसे ही काम चल गया, तो वह साउंड्स ज़्यादा रह गए और लेटर्स कम रह गए। ठीक है, उनमें ही 5 प्रकार के वॉवेल लेटर्स होते हैं और उनके अलावा जो 21 टाइप्स के होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। AEIOU ये हुए वॉवेल लेटर्स, और उसके अलावा 21, ये तो सब लोगों को पता है। ठीक है, अब इन लेटर से ही बनाए गए हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? ठीक है, लेटर्स को जब कंबाइंड किया जाता है और उनका एक मीनिंगफुल साउंड निकलता है तब वो वर्ड बनते हैं। देखिए ये मैंने लिख दिया रैंडमली कुछ वर्ड, कुछ लेटर्स, तो क्या इनका कोई मीनिंगफुल साउंड है? क्या आप इनको पढ़ सकते हो? तो मतलब ये वर्ड नहीं है। ठीक, इसी वजह मैंने एम्फेसाइज किया, इस बात पे जोर दिया कि मीनिंगफुल साउंड होना जरूरी है। ओके, अब वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स बनते कैसे हैं? चलिए, तो हर वर्ड को बनाने में ये एक रूट वर्ड होता है, उसमें जब हम लोग कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं या प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है? सफिक्स बाद में जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स पहले जोड़ा जाता है। अब वर्ड, पहला पॉइंट क्या हुआ वर्ड में, या तो वो खुद रूट वर्ड होगा, ठीक है, उसका अलग एक एग्जिस्टेंस है। अब उससे नए वर्ड्स बनाए गए हैं तो या तो उसमें प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है या तो सफिक्स जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ब्रेक एक रूट वर्ड हो गया। रूट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जो मेन पार्ट है किसी भी पेड़ का, मेन पार्ट क्या होता है? रूट, उसी के बेस पे ही पूरा पेड़ खड़ा होता है ना। तो वैसे ही किसी वर्ड का बेस पार्ट क्या होता है? रूट। उसमें आप प्रीफिक्स जोड़ दो, सफिक्स जोड़ दो, उससे एक नए वर्ड बन जाते हैं, लेकिन मेन तो मेन ही रहता है। ठीक, तो ब्रेक, ब्रेक में आप ने एक सफिक्स ऐड कर दिया एबल और एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया अन, तो अब ये वर्ड बन गया अनब्रेकेबल, एक नया वर्ड बन गया। तो इस तरह से नए वर्ड्स बनाए जाते हैं। और जो ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स है, इनको एक साथ देखा जाए तो इनको अफिक्स कहा जाता है, अफिक्सेस। तो अफिक्सेस की ही ब्रांच होती है, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो अब हम लोग यही वर्ड यूज करेंगे कि अफिक्स लगाने पे किसी रूट वर्ड में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। कैसे प्रूव करते हैं? ब्रेक क्या था? सबको पता है, ये वर्ब होती है। वर्ब में हमने ये अनएबल लगा दिया, ये हो गया अनब्रेकेबल। अब तो ये एडजेक्टिव बन गया। अभी इतना ही जानिए, ये एडजेक्टिव बन गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका चेंज हो गया, पहले वर्ब था, एडजेक्टिव हो गया। अब हो सकता है ना भी बदले। तो एक पॉइंट प्रूफ होता है कि जब किसी रूट वर्ड में अफिक्सेस जोड़े जाते हैं, मतलब प्रीफिक्स या अफिक्स जोड़े जाएंगे, तो हो सकता है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाए, हो सकता है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच ना चेंज हो। ओके, दूसरा चीज़ देखते हैं, ये जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, इनका भी कुछ मतलब होता होगा। ठीक है, एबल का मतलब पता है, योग्य, और अन का मतलब कुछ नहीं होता है। तो क्या निकल के आया? दूसरी बात कि ये जो अफिक्सेस हैं, इनके खुद के मतलब हो भी सकते हैं, सेपरेट मीनिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये यहाँ तक की कहानी रही। अब ये ट्रेन हम लोग लेके चलेंगे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच तक, उसके आगे भी चलेगी, ठीक है। तो ये ट्रेन जारी है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद हम लोग साउंड पे पहुँचे, साउंड से लेटर्स पे आए, लेटर्स से हम लोग वर्ड्स पे आए। ओके, अब आगे चलते हैं। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था कब से, नाउन। अरे सर नाउन पढ़ाने आए हैं, वो भी तो शुरू करिए। आते हैं। नाउ इट्स कम ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड हम लोगों ने समझ लिया। अब इन्हीं वर्ड्स को जब सेंटेंस में रखा जाता है तब हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इंग्लिश में? 8 होते हैं। उनमें से हम लोग पढ़ने कौन वाले हैं आज? नाउन। चलिए नाउन। तो क्या हम लोग केवल नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे? जी नहीं, नाउन के बारे में पढ़ने के लिए हमको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को कितना थोड़ा बहुत पता होगा, फिर भी मैं बताऊँगा जिससे आपके दिमाग में और क्लियरिटी रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, एक एक लाइन में ही हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देख लेते हैं पहले, क्योंकि नाउन में ज़रूरत आएगी। ऐसा तो है नहीं है कि दुनिया में सबसे पहले नाउन आया था, फिर प्रोनाउन आया था, फिर एडजेक्टिव आया था, सब कुछ एक साथ थी, बस उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो आपको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो मैं उतनी इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा जितना काम हम लोग को नाउन में यूज आएगा, ठीक है। ओके, तो नाउन क्या है? पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन को एक सिंपल वर्ड में रख सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स। दुनिया में हर चीज़ को नाम दिया गया है, वही सब नाम नेमिंग वर्ड्स हैं। वो 2 तरीके के हो सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं और फील ओनली। मतलब कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे इंसान हो गया, जगह का नाम हो गया, जानवरों का नाम हो गया, थिंग्स हो गए, इन सब देख सकते हैं हम लोग, तो ये विजिबल हो गए। फील्स ओनली, जिनको हम लोग केवल फील कर सकते हैं और जो हमारे दिमाग की उपज होती है, मतलब दिमाग के लेवल पे है, रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उनका। जैसे बुढ़ापा, लव, हेट, एंगर, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें फील ओनली में आती हैं। ओके, अभी इतना ही जानना है क्योंकि नाउन ही पूरा डिस्क्राइब पढ़ने वाले हैं, तो अभी नाउन को इतना ही रखते हैं। प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाउन की जगह पे नाउन के स्थान पे यूज किए जाने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं। ठीक था, बचपन तक ठीक था, अभी वो साइड करते हैं। अभी से आप लोग ये याद रख लीजिए, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, वो वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को, ठीक है, मतलब प्रोनाउन हुआ। मैनी ऑफ द बॉयज़, बहुत से लड़के जा रहे हैं। मैनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज़ को, ठीक है। तो जो वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड प्रोनाउन होते हैं। ओके, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐड डिटेल्स टू द नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड्स करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। बचपन में वो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, विशेषता साइड करिए, जो भी डिटेल ऐड करेगा नाउन या प्रोनाउन में वो एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रख लीजिएगा आप लोग पूरी इंग्लिश में। द फंक्शन ऑफ द वर्ड विल डिसाइड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट वर्ड। कहने का क्या मतलब है इतने इंग्लिश का, आइए देखते हैं। वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में। मशीन क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये वॉशिंग। वॉशिंग क्या हुआ यहाँ पे? हुआ न वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि
ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, यही बताने की कोशिश की है मैंने। द फंक्शन ऑफ द वर्ड, कोई भी वर्ड ये नहीं बता सकता अकेले कि वो क्या है जब तक वो एक सेंटेंस में नहीं यूज होगा, और जब वो सेंटेंस में यूज होगा तब वो डिस्क्राइब करता है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, जैसे आज से अब ये मत बोल दीजिएगा कोई वॉशिंग लिख दिया यहाँ पे और पूछ रहा है कि क्या है भाई ये, तो आप बता दो वर्ब है। ना ना, बोलो पहले इसको सेंटेंस पे तो लिखो, तब हम बताते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, लाइक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, प्रिंटेड बुक। अब प्रिंटेड बुक, बुक क्या है, नाउन, प्रिंटेड क्या है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो प्रिंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। तो बोलोगे सर जी प्रिंट करना तो वर्ब होती है, काम है ये, क्योंकि मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो जो भी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को डिटेल ऐड करेंगे वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे, और सबसे बड़ा मंत्र ये। अब इसको याद रखने के लिए एक हम लोग से रिलेट करने का देख लीजिए एक लाइन, कि इंसान का चेहरा नहीं बताता है कि वो क्या है, उसकी हरकतें, उसका नेचर बताता है कि एक्चुअल में वो क्या है। तो बस वर्ड का फेस नहीं बताता है कि वो क्या है, वो जब किसी सेंटेंस में यूज होता है तब उसका फंक्शन बताता है कि वो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आप इस लाइन से भी याद कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। वर्ब देख लेते हैं क्या है। वो वर्ड जो एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, वैदेही इज रीडिंग अ बुक। वैदेही एक बुक पढ़ रही है। अच्छा, पढ़ना क्या है यहाँ पे, एक्शन, मतलब कोई काम हो रहा है उसमें एनर्जी लग रही है, वो एक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ब एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अच्छी बात है। दूसरा देख लें, सी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, और हैज़ तो आप लोग को पता ही होगा क्या होती है, वर्ब होती है। सर वर्ब तो होती है, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। जी, काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, पोजीशन, अधिकार दिखाया जा रहा है। तो दूसरा चीज़ क्या निकल के आया कि वर्ब पोजीशन भी दिखा सकती है, अधिकार दिखा सकती है। तीसरी चीज़ देखते हैं, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान लड़की है, वो बहुत बुद्धिमान है। सर यहाँ पे भी इज लिखा हुआ है, ये भी वर्ब है। अब यहाँ पे ना तो कोई काम हो रहा है, ना पोजीशन दिखाया गया है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब किसी चीज़ के होने को दिखाना, उसके इंटेलिजेंट होने को दिखाया जा रहा है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे टीचर के होने को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो वर्ब को कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्ब एक्शन भी दिखा सकता है, पोजीशन भी दिखा सकता है, और हैपनिंग को भी दिखा सकता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ वर्ब तो बहुत होते हैं। अभी हम लोग नाउन में जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना देख लेते हैं। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब ये जो एक्शन वाला काम हो रहा होगा उसी को मेन वर्ब कहते हैं, और उसके अलावा जो मदद करने उसकी हेल्पिंग वर्ब, मदद करने आएगी उसी को हेल्पिंग वर्ब कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, रीडिंग क्या है, मेन वर्ब, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इनको साथ में ही अगर देखा जाएगा ऐसे, तो ये बन जाते हैं कंपाउंड। ये कंपाउंड वर्ड बहुत आगे आने वाला है, इस वजह से मैं अभी बता देता हूँ। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ देखते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। और दोनों चीज़ें क्या हैं, वर्ब, तो इसको बोल देते हैं वर्ब कंपाउंड। ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से मिलके वर्ब कंपाउंड बनता है। अब आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैंने ये पीपीटी वगैरह इसलिए बनाई है क्योंकि भैया मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, और महात्मा गांधी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनको भी अपनी लाइफ में यही रिग्रेट था कि उनकी हैंड राइटिंग नहीं सही हो पाई, और सेम रिग्रेट अपने को भी है कि अपनी हैंड राइटिंग नहीं सही हो पाई। तो एक तो ये डिजिटल पेन
ऊपर से ये मोबाइल स्क्रीन। एक बार कॉपी पेन होता तो थोड़ा बहुत बना भी देते भाई, उस पर नहीं सही से बनती है तो यहाँ पे कहाँ से बनेगी। तो इसी वजह से मैंने अपना जितना भी है सब कुछ मैंने पीपीटी में बना के ही पढ़ाता हूँ, कि जिससे मुझे लिखना कम पड़े, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकूँ और लिखने में हम लोग का टाइम भी बचेगा, तो वीडियो भी लंबी नहीं खींचेगी। ठीक है। और ये पीपीटी वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, घंटे घंटे 2-2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी एक पीपीटी बनाने में। तो ऐसा मत समझिएगा कि मेहनत ही नहीं लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। तो सपोर्ट आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। मैंने सोचा ये बता दूँ, नहीं तो कुछ लोग कुछ भी सोचने लगते हैं। चलिए, वर्ब हो गया, अब एडवर्ब पे आ जाते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जैसे देख के ही समझ में आ रहा है कि जो वर्ब में कुछ डिटेल ऐड करे, तो जो वर्ब में डिटेल ऐड करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। नहीं, एडवर्ब तो सबको ही, किसी को नहीं छोड़ता, सबको ही क्वालिफाई कर देता है। अभी हमको ज़रूरत इतनी है कि इतना ही जान लीजिए कि जो वर्ड एक्शन में डिटेल ऐड करे वो एडवर्ब होती है। एक्शन मतलब वर्ब। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, दे ग्रो फास्ट, वो बहुत जल्दी बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए? बहुत जल्दी। तो ग्रो के बारे में ही डिटेल बता रहा है कि बहुत तेज़ी से बड़े हो गए, बहुत जल्दी ग्रो कर गए। तो बहुत जल्दी के लिए मतलब फास्ट, जो फास्ट यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक। और एडवर्ब के बारे में यहाँ पे अभी देखेंगे, अभी 5 से 10 मिनट में ही एडवर्ब का एक बहुत ही बढ़िया सा यूज नाउन में आपको बताऊंगा। ठीक है। मज़ा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोग का, एकदम दिल गार्डन फ्लावर हो जाएगा। ठीक है। आओ, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? टू रिलेट, रिश्ते बनवाने का काम है प्रीपोजिशन का। ठीक है, मजाक कर रहा था। टू रिलेट मतलब रिलेटिव सुनते हैं हम लोग के, रिश्तेदार, उनसे कुछ रिलेशन होता है हम लोग का, बस वैसे ही रिलेट करने का काम प्रीपोजिशन का भी है। क्या आता है भैया? मिलवा के चला जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज़ रनिंग बिहाइंड मी। मान लीजिए बिहाइंड हटा देते हैं, यहाँ पे सबको पता होगा बिहाइंड प्रीपोजिशन होता है। रनिंग और मी, कोई रिलेशन इनके बीच में है? ऐसे ही इज़ रनिंग मी, वो मेरे पे दौड़ रहा है, ये कौन सी बात हुई? कोई लिंक नहीं है, एक दूसरे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको रिलेट करवाने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है बिहाइंड। अब इसका मतलब आ रहा है कि वो मेरे पीछे भाग रहा है। ठीक है। रिलेट का मतलब क्या हुआ? रिलेशन बदल भी सकता है। जैसे आप अपने पापा के साथ खड़े हैं तो आप पापा और बेटे का रिश्ता है वहाँ पे। मॉम के साथ खड़े हो तो मॉम और बेटे का रिश्ता है। बहन के साथ खड़े हो तो भाई बहन का रिश्ता है। वाइफ के साथ खड़े हो तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। मतलब रिश्ते बदलते रहते हैं, आप किसके साथ खड़े हो। सेम चीज़ यहाँ पे, आप जो प्रीपोजिशन लगा दोगे उसके हिसाब से उसका रिश्ता बदल जाएगा। अब बिहाइंड की जगह पे मैं विद कर दूँ यहाँ पे, ही इज़ रनिंग विद मी, मतलब बदल गया, वो मेरे साथ दौड़ रहा है। ठीक है। ओके, एक और देख लें। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन हटा देते हैं। फ्लाइंग और स्काई का कोई डायरेक्ट कनेक्शन, कोई रिलेशन, मतलब उड़ने का मतलब क्या? आसमान। चिड़िया तो घर में भी उड़ सकती है, पेड़ पे भी उड़ सकती है, कहीं भी उड़ सकती है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन बताने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, इन। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि वो आसमान में उड़ रही है। ठीक, अब ये रिलेट कर पा रहा है। ठीक है। तो इसी के बारे में मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। ये मैंने डायरेक्ट ऐसे ही वर्ड्स क्यों यूज किए हैं, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, कि ये वीडियोस गांव के बच्चे भी देखने वाले हैं तो उनको भी समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं टीचर्स, और बच्चे नोट्स भी बनाते हैं, बाद में खुद ही उसका मतलब निकालते हैं, अरे यार क्या है यार इसका मतलब, इंग्लिश आती होती तो पढ़ते क्यों, है ना। तो इस वजह से मैंने बाई लैंग्वेज कर दिया है कि हिंदी इंग्लिश जहाँ पे जैसा समझ में आए बच्चों को। तो प्रीपोजिशन अपने आगे वाले वर्ड को सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है। देखिए, अपने आगे वाले वर्ड को मतलब बिहाइंड, ये मी को इस पीछे वाले वर्ड से रिलेट कर रहा है। ठीक है। तो एक हिसाब से प्रीपोजिशन रिश्ते बनवाने का काम है उसका। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, प्रीपोजिशन रिलेट करने का काम आता है, जोड़ने का काम नहीं आता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जोड़ना अलग चीज़ है, रिश्ते करवाना अलग चीज़ है, मतलब रिलेट करना अलग चीज़ है। जोड़ने का काम कंजंक्शन का है, ठीक है। टू ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंस, कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है या सेंटेंस और वर्ड को जोड़ता है, मगर जोड़ने का काम कंजंक्शन का है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम। अब राम और श्याम अलग अलग नहीं हुए हैं, यहाँ पे एक साथ देखा जा रहा है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस आगे होता, राम एंड श्याम आर गोइंग टू, आगे जो भी गोइंग टू स्कूल, मार्केट, जहाँ भी जाना है जाएं, ठीक है। तो राम और श्याम के साथ यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि अब इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा रहा, एक साथ देखा जा रहा है, ये एक हो गए हैं, इस वजह से प्लूरल वर्ब लग ली है, ठीक है। तो कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। अभी के लिए इतना ही जानना जरूरी है, डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे जब इसका इंडिविजुअल टॉपिक आएगा, ठीक है। करण इज प्लेइंग क्रिकेट एंड रोहित इज वेटिंग फॉर हिम, देखिए दो सेंटेंस भी जोड़ दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरजेक्शन इंटरेस्टिंग है। वर्ड्स यूज फॉर एक्सप्रेस फीलिंग, वो वर्ड्स जो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप में बहुत चल रहा है, दिमाग ही खराब हो जाता है देख के, जो ये तो पर्सनल बात हो गई। क्या है ये? इंटरजेक्शन के सेक्शन में आता है, ठीक है। वाओ, एलास, ये सभी वर्ड्स यूज होते हैं हमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, ओके, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज होगा नरेशन में, ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, और वहाँ पे हम लोग इसको पूरा डिस्क्राइब में देखेंगे। अभी जितनी ज़रूरत है इतना ही जानना था, ठीक है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गए 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका एक लाइट वर्जन देख लिया हम लोगों ने, थोड़ा थोड़ा डिटेल। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं नाउन पे, ठीक। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन, मतलब होता है पहचान, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी थोड़ी पहचान जान ली हम लोगों ने कि अदर वर्ड्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब आते हैं नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, नाउन कैसे पहचानोगे कि आप सेंटेंस में क्या होता है। अब आप तो बोलोगे सर पर्सन और प्लेस और थिंग्स के नाम को ही नाउन कहते हैं, ख़त्म। तो आज आपका ये वहम तोड़ देते हैं, ठीक है। आइए, नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स हैं वो दो तरीके के होंगे, या तो विजिबल होंगे, यही हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम, या तो वो विजिबल होंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ जो छूट गया है, या तो विजिबल होंगे या तो फील ओनली। अब विजुअल में क्या होंगे? पर्सन, इंसान के नाम, थिंग्स के नाम, प्लेसेस के नाम, जानवरों के नाम, ठीक है। फील ओनली अभी देखते हैं। अब आती है पर्सन। पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में आपको जानना है तो आप कैसे पूछते हो? हु आर यू? तो बताता है मेरा नाम ये है वो है। तो जब किसी भी वर्ड का रिप्लाई हु से आए, किसी भी वर्ड का रिप्लाई हु से आए तो वो क्या होगा? पहली बात वो पर्सन होगा, और वो पर्सन होगा तो क्या होगा? नाउन। लाइक हु आर यू? आई एम राहुल। बताया तो हु का रिप्लाई क्या आया? राहुल। राहुल क्या हुआ? पर्सन। पर्सन क्या हुआ? नाउन। ठीक है। अब ये होम क्या लिखा हुआ है? तो सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो हु से पूछेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो होम से पूछेंगे। अब इतना तो पता ही होगा आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। देखते हैं एग्जाम्पल में, राजू इज टीचिंग करण। राजू पढ़ा रहा है और करण पढ़ रहा है। राजू काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट हो गया, करण जिसके ऊपर काम हो रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब पूछते हैं राजू के साथ राजू लिखा हुआ है, और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, ये हु, व्हाट जो भी लिखा हुआ है, व्हाट
ये सब किससे पूछे जाएंगे? वर्ब पे। ये सब केवल वर्ब पे इफेक्ट डालेंगे। तो वर्ब का मतलब टीचिंग कर रहा है ना, पूछो टीचिंग से। हु इज टीचिंग? राजू निकल के आया, नाउन। ऑब्जेक्ट की जगह भी लिखा हुआ है करण, पूछो वर्ब से। होम किसे पढ़ा रहा है? करण को। होम का रिप्लाई आया, नाउन हो गया ये भी। ठीक है, तो कोई पर्सन होगा उसके लिए हु और होम का रिप्लाई करेगा तो वो नाउन होंगे। दूसरा चीज़ देखते हैं, थिंग्स हो गए, प्लेस हो गए, एनिमल हो गए। इन सब के लिए व्हाट से रिप्लाई करेगा? इन सब का रिप्लाई व्हाट से करेगा। जैसे देयर इज़ अ टेबल, वहाँ क्या है? टेबल है। व्हाट का रिप्लाई किया? नाउन हो गया, मतलब टेबल। मुंबई इज़ अ बिग सिटी। क्या बिग सिटी है? अब इंसान तो है नहीं, पूछ दोगे कौन बिग सिटी है ना, क्या बिग सिटी है? तो बॉम्बे बिग सिटी है। व्हाट का रिप्लाई किया? बॉम्बे क्या है? सिटी है। सिटी क्या हो गया? नाउन हो गया। ये तो हो गया पर्सन और थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स की बात। ठीक, अब आते हैं फेल ओनली। उनके साथ भी सेम केस वही, व्हाट का रिप्लाई ये भी करेंगे। जैसे स्लीपिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्लीपिंग क्या अच्छा है हेल्थ के लिए? स्लीपिंग। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, मतलब स्लीपिंग क्या हो गया? नाउन। लोग सर स्लीपिंग तो वर्ब है, ठीक है, फेस नहीं बताता है, उस वर्ड का एक्शन बताता है कि वो वहाँ पे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है। अब कोई भी ऐसे पूछने लगे ना कि राम क्या है, तो बोलो राम केवल वर्ड है, नाम अभी केवल नाम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब भी आप सेंटेंस में यूज करोगे तब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या हानिकारक है? स्मोकिंग क्या देख सकते हो? नहीं, ठीक। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या बेस्ट पॉलिसी है? ऑनेस्टी। व्हाट का रिप्लाई आया? बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? पॉलिसी। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, मतलब ये भी नाउन हो गया। अ बैग हैज़ बीन बॉट बाय यू। क्या खरीदा गया? बैग, मतलब थिंग है ना, चीज़ है ना, तो व्हाट का रिप्लाई आया? नाउन हो गया। कौन खरीदा? यू। क्या हो? हु का रिप्लाई आ गया यू क्या हो गया? प्रोनाउन। अब यहाँ से क्या निकल के आया? सर यहाँ पे तो प्रोनाउन आ गया रिप्लाई में, तो एक पॉइंट और बन जाता है। हु, हुम, व्हाट का रिप्लाई नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यूज किए जाने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं, तो जो नाउन के गुण होंगे वही प्रोनाउन के गुण होंगे, तो सेम चीज़ वही है, तो वो वर्ड प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ पेन। क्या चाहिए? पेन चाहिए। कौन चाहता है? मैं चाहता हूँ। नाउन और प्रोनाउन दोनों के एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। तो क्या प्रूफ हुआ कि हु, हुम, व्हाट का रिप्लाई करने वाले वर्ड या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, ठीक है। तो आज से आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई नाउन की, ये बताओगे, ये नहीं कि नाम है तो नाउन है, नहीं। हु, हुम, व्हाट का रिप्लाई करने वाले वर्ड ही नाउन होंगे, ओके। उसके अलावा अगर रिप्लाई आ रहा तो उस समय वहाँ पे वो नाउन का जैसा काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सूरज इज़ माई ब्रदर। सूरज क्या है? भाई, वो भी मेरा। ब्रदर क्या हो गया? नाउन। माई क्या हो गया यहाँ पे? नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। नाउन में डिटेल ऐड करने वाला वर्ड क्या होता है?
एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब क्या है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो क्या है, फ्रेंड है, वो भी बेस्ट, वो भी मेरा, ठीक है। तो फ्रेंड क्या हो गया, नाउन, नाउन में ऐड करने वाला डिटेल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करने वाला भी एडजेक्टिव होता है या डिटर्मिनर। तो अब ये डिटर्मिनर क्या होता है, ये डिटर्मिनर एक्चुअली एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। मतलब एडजेक्टिव पापा हैं तो डिटर्मिनर उनके बेटे हैं, ठीक है, उसी के अंदर आते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं यहीं पे सोच रहा हूँ बता दूँ। लाइक ब्लैक बोर्ड, भाई राइटिंग के लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड नाउन हो गया और नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है ब्लैक, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब ये कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर नहीं है, ठीक है। तो इसका डिटेल हम लोग एडजेक्टिव वाले पार्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है और डिटर्मिनर इंट्रोड्यूस कराते हैं, डिफरेंस बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ब्लैक बोर्ड अभी मैंने एग्जांपल दिया, ब्लैक क्या था, नाउन, नाउन में डिटेल ऐड किया ब्लैक। बोर्ड पहले किसी भी कलर का हो सकता था, लेकिन अब वो ब्लैक कलर का बोर्ड है, लेकिन तो वहाँ पे वो ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसको मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा बनाना, अच्छे से बनाना। कोई चीज़ बिगड़ गई तो उसमें आप कुछ नई चीज़ें ऐड करते हो। तो बोर्ड किसी भी कलर का था, अब वो ब्लैक बोर्ड बन गया है, ठीक है। डिटर्मिनर का क्या काम होता है, इंट्रोड्यूस कराना, केवल बता देगा भाई इतना है, कुछ डिटेल नहीं ऐड करेगा। जैसे माई ब्रदर, यहाँ पे अभी एग्जांपल आया था, तो माई ब्रदर बता बस दिया मेरा भाई है, ब्रदर बदल थोड़ी ना गया कुछ, ब्रदर तो ब्रदर ही रहा। दिस बॉय, ये है लड़का, केवल बता दिया कि ये लड़का है, उसमें कुछ बदल गया क्या, नहीं। प्रिंटेड बुक, बुक ब्लैंक भी हो सकती थी, खाली भी हो सकती थी, अब वो प्रिंटेड बुक है तो उसकी फॉर्म में चेंज आया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आया। तो बस एडजेक्टिव डिटेल्स ऐड करता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ जाएंगे, और डिटर्मिनर केवल इंडिकेट करके निकल जाएगा वहाँ से। अभी के लिए इतना ईजी लैंग्वेज में समझ। तो क्या पॉइंट निकल के आया, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डिटर्मिनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, आई वॉन्ट अ पेन, पेन यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन के पहले जो इसको क्वालिफाई करता है, जो मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव होता है। तो आर्टिकल्स भी एक प्रकार के एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर ही होते हैं, डिटर्मिनर में ही पार्ट में ही रखा जाता है उसको, तो ठीक है। तो आ क्या है, आर्टिकल है। तो कहने का मतलब क्या है, कि नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, डिटर्मिनर भी आ सकते हैं, और आर्टिकल भी आ सकते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप कोई पूछे इस सेंटेंस में नाउन क्या है, तो बोल दो माई बेस्ट फ्रेंड, ना भैया माई बेस्ट फ्रेंड पूरा नाउन नहीं है, फ्रेंड क्या है, नाउन है, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, माई क्या है, डिटर्मिनर। अब देखो अलग से बढ़िया आराम से तोड़ दोगे आप सेंटेंस को, तुरंत निकाल लोगे। नाउन क्या का रिप्लाई आ रहा है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो क्या है, वो कौन है, फ्रेंड है मेरा। वो का रिप्लाई आ रहा है, कौन फ्रेंड है तुम्हारा, वह, नाउन प्रोनाउन का आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बात निकल के आई, नाउन आइडेंटिफिकेशन में कि हु, व्हाट का रिप्लाई करने वाले वर्ड नाउन या प्रोनाउन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, नाउन के पहले एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, आर्टिकल भी हो सकते हैं, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज माई फेवरेट,
ये अभी जो मैंने बोला था ना एडवर्ब में एक पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ आपको, वो पार्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे होम नाउन है या और कुछ है? यहाँ पे नाउन है या और कुछ है? आइए देखते हैं। एडवर्ब क्या होता है? जो एक्शन में डिटेल ऐड करे। ठीक है, तो एक्शन में डिटेल ऐड करेगा मतलब वर्ब में डिटेल ऐड करेगा। और वर्ब में डिटेल कैसे ऐड होगी? या तो पता करना होगा व्हेन, वो काम कब हुआ, हाउ, वो काम कैसे हुआ, वेयर, वो काम कहाँ हुआ। ऐसे ही ना डिटेल ऐड होगी वर्ब में। तो जो वर्ड इनका रिप्लाई देते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो मतलब फिर वो वर्ड कोई भी हो, भले ही वो नाउन हो, पर रिप्लाई अगर इनका दे रहा है व्हेन, हाउ, वेयर का, तो वो बिहेव एडवर्ब की तरह करेगा, ना कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं कैसे। रोहन लाइक्स हिज होम। होम क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हिज। अब ये यहाँ पे नाउन है, ये कैसे पता चला? रोहन क्या पसंद करता है? होम। व्हाट का रिप्लाई आया? होम। चलिए, होम रिप्लाई आया वर्ड का, तो ये नाउन हो गया। नाउन के पहले ये हिज लगा हुआ है, ये इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो मतलब ये डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर बोल लो या एडजेक्टिव बोल लो। ठीक है, तुमने बोला ना एडजेक्टिव पापा हैं, डिटर्मिनर उनके बेटे हैं, तो मतलब डिटर्मिनर जहाँ पे भी लिखे होंगे उनको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। ओके, बट नेक्स्ट में आते हैं, ही वेंट होम। इस सेंटेंस में होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप बोल रहे हो कि नाउन है तो आप गलत हैं। आइए जानते हैं क्यों। वेंट जाना, और वेंट से आप क्वेश्चन करिए व्हाट का, वो क्या जाता है? कोई सेंस नहीं। ठीक, वेन का पूछते हैं, वो कब जाता है? यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाउ का पूछते हैं, वो कैसे जाता है? उसका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट वो कहाँ जाता है? हंस रहे हो, आ गया ना रिप्लाई। तो मतलब यहाँ पे होम क्या है? एडवर्ब। ठीक है, अब समझ में आया? चेहरा नहीं बताता है, इंसान की हरकतें बताती हैं वो कैसा है। तो ये सेंटेंस में वर्ड क्या था नहीं पता है, बस इस सेंटेंस में क्या हरकतें कर रहा है ये वर्ड, वो बताएगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो यहाँ पे होम क्या हुआ? एडवर्ब। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। करण रीच स्टेशन, रीच द स्टेशन। क्या पूछो? करण क्या पहुँचा? वाह, क्या क्वेश्चन है। कोई लॉजिक बना इसका? नहीं। व्हेन का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, हाउ का रिप्लाई नहीं आ रहा, वेयर का रिप्लाई आ रहा है। करण कहाँ पहुँचा? द स्टेशन। तो यहाँ द स्टेशन क्या है? एडवर्ब। खुशी मिली देख के कि सर नाउन तो एडवर्ब का भी काम कर रहा है। अभी तक तो हमको ये सब बताया ही नहीं जाता था, हम लोग कुछ और ही कॉन्सेप्ट रखते थे। किसी का भी नाम लिखा हुआ मतलब बस वो नाउन है, उससे ज़्यादा नहीं जानते थे। तो यही छोटी छोटी बारीकियाँ, डिटेल जो बाद में काम आती हैं हमको, जो अभी बेसिक हम लोग का ख़राब कर दिया जाता है। इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है कि हर वो छोटी छोटी डिटेल आपको अभी से पता होनी चाहिए ना। बेसिक लेवल, हाई लेवल क्या होता है। अगर टीचर अच्छे से समझाने वाला है तो बेसिक लेवल भी और हाई लेवल सब कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, अगर ढंग से समझाया जाए तो। ठीक है, तो बस वही काम अपना है, अच्छे से समझाएंगे। आपको जब अभी से सब कुछ पता रहेगा तो बाद में जाके आपके कॉन्सेप्ट नहीं हिलेंगे, तब आपकी 90% तक की इंग्लिश आपकी कवर होगी। बस थोड़ा बहुत जाके थोड़े से पर्स वर्ड मीनिंग वगैरह में देने पड़ेंगे। बस कॉन्सेप्ट के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा, आप खुद देख के बता दोगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे क्यों गलत सही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अजय लाइक्स स्टेशन। हाँ, अजय क्या पसंद करता है? व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेशन क्या है? नाउन। कितना इजी। ठीक है,
तो अब ये बात बोलिएगा आप लोग कहीं पे कि नाउन पर्सन प्लेस ऑफ थिंग का नाम ही नाउन है, ठीक। वैसे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, जब वो सेंटेंस में यूज होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए वैसे कुछ बचा नहीं है अभी, कि आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम लोग नाउन फ्रेज और नाउन क्लास और यूज ऑफ नाउन, आगे इसका प्रोग्राम जो भी है, मतलब आगे के जो पार्ट्स हैं वो देखेंगे, ठीक। मैंने नाउन को अप्रॉक्स 10 to 11 पार्ट्स में ख़त्म करने का सोचा है और मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, जैसे आप डेली स्कूल में पढ़ते हो ना। चलिए क्लास ओवर हो गई तो थोड़ी बातचीत भी हो जाए हम लोग की, ये भी ज़रूरी है। तो जैसे आप लोग स्कूल में पर डे का जो 40-45 मिनट का पीरियड पढ़ते हो, वैसे ही हम लोग की क्लासेज आएगी। इसको भी आप लोग ऐसे ही समझ के रखो, ये कोई 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला चीज़ नहीं है। ये हो सकता है 6 महीने लग जाए। मान लो ना आप 9th में हो या 10th में हो, तो आप 11-12 तक जाते जाते भी अगर ये पूरी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो आपको फ्यूचर में इंग्लिश से कभी डर नहीं लगेगा और बहुत आराम से, क्योंकि इंग्लिश देखो अब काम चलाओ वाली चीज़ें नहीं है। इंग्लिश हर जगह ज़रूरी है, कंपलसरी हो गई है। पूरा इंटरनेट इंग्लिश से भरा पड़ा है, सब कुछ ऑनलाइन इंग्लिश में होता जा रहा है। तो अगर आप इंग्लिश से इतने अवेयर नहीं हो तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो पीछे नहीं रहने का, और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि गांव के बच्चे भी क्यों पीछे रहें यार। ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो सब पेड क्लास में पढ़ाते हैं। आपको वो लोग इतनी जानकारी देंगे यूट्यूब वगैरह पे, जितने में आप उनके पैकेज खरीद सको 10-12 हज़ार वाले, जाके कोचिंग क्लासेज में पढ़ो, वो आपको केवल लिमिटेड ही बताएंगे। ऐसी बात नहीं उनको आता है, लेकिन वो लोग पेड क्लास देते हैं। तो ये नहीं मतलब है कि वो लोग देते हैं तो वो लोग गलत सही है, तो सही है उनका जो भी है। बट मेरा ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि एजुकेशन मेरे हिसाब से फ्री होनी चाहिए सबकी। हर इंसान अगर पढ़ना चाहता है, हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ज़रूर सके। उसके लिए ये कभी बहाना ना हो कि पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं वो बेस्ट पूरा प्रोवाइड करूँगा। ये यूट्यूब पे कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ा रहा है। जो लोग पढ़ा रहे हैं वो पेड क्लासेस दे रहे हैं, बिना पेड क्लास में कोई नहीं पढ़ा रहा है। ये दिस इज़ माई गारंटी। आप लोग कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। कुछ टीचर्स हैं, मैं टीचर्स के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ या कुछ एक्स्ट्रा अलग हेट नहीं फैला रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि हाँ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, उतनी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह क्लासेस चलेंगी। इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखिएगा, मैंने दोबारा बनाई है बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए। मुझे पुरानी वाली मुझे भी बोरिंग लगी, लेंदी लगी, लेकिन ये वाले में केवल आपके जो चीज़ें हैं केवल उसी के बारे में बात हुई है, उसी से रिलेटेड बात हुई है। तो किसी को भी आप अगर रिकमेंड भी करते हो मेरा चैनल, करना तो है ही यार, सपोर्ट करोगे तभी तो मज़ा आएगा ना पढ़ने में। इधर से पूरा जी जान लगा रहे हैं, सब कुछ एडिटिंग वगैरह में पीपीटी तैयार करने में मेरा पूरा दिन चला जाता है आप लोग की मेहनत के लिए, तब जाके वीडियो कहीं निकल के आती है। और अभी हो सकता है ये फर्स्ट वीडियो में मेरी उतना कंटेंट अच्छा ना लगे या उतनी वीडियो क्वालिटीज़ वगैरह ना अच्छी लगे, लेकिन फ्यूचर में इसको अपग्रेड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा और अपग्रेड करूँगा भी। बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए और पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको सब्सक्राइब करवाइए। क्या दिक्कत है, सब पढ़े ना, तभी ना इंग्लिश में जब सामने वाले को आती होगी तब तो इंग्लिश में बात कर पाओगे उससे ना। खुद ही को आती है क्या मतलब है, तो सब लोग को आनी चाहिए। तो सब लोग साथ में पढ़ेंगे, खासकर गांव के बच्चे तो एकदम फोकस। अभी तो मैं टूर भी शुरू करूंगा गांव के साइड के, मेरी कुछ वीडियो चल रहे हैं, 30-40 वीडियो चल रहे हैं, तो मैं गांव में खुद टूर कर करके बच्चों को बताऊंगा। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, मैं भी लगा हुआ हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल नाउन का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये लंबी क्लास चलेगी। इंट्रोडक्शन वीडियो जो देख लीजिए, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, वहाँ केवल इस चैनल के बारे में है, क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे क्लासेज वगैरह रहेंगी, क्या मैं कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, वो सब डिटेल्स उसमें है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें और उसी को रिकमेंड भी करें लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो। मिलते हैं कल।